हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की वेस्ट बंगाल बोर्ड की इकोनॉमिक्स की सेकेंड चैप्टर डिमांड यानी मांग शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसे पार्ट्स में कवर करते जाएंगे। मतलब एक ही वीडियो में नहीं, बल्कि इसका 2-3 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कवर करते जाएंगे। इसके पहले क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर फलन की अवधारणाएं की वीडियो मैं अपलोड करा चुकी हूँ। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और पढ़ते हैं डिमांड, जिसे हिंदी में मांग कहते हैं। ये जो चैप्टर है, इसे शुरू करने से हम लोग समझते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने का ज़रूरत क्यों है। मतलब ये चैप्टर हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये जो चैप्टर है जिसका नाम डिमांड है, इसे हिंदी में मांग कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स में ऐसा बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक्स का रीढ़ का हड्डी है। मतलब बिना डिमांड के इकोनॉमिक्स नहीं होता है। सपोज़ आप मार्केट जाते हैं और किसी सामान का डिमांड ही नहीं करते हैं, तो वो दुकानदार भी आपको किसी सामान का सप्लाई नहीं करेगा। अगर आप मार्केट में किसी सामान का डिमांड नहीं करेंगे और वहाँ से सप्लाई नहीं होगा, तो वो सामान बनेगा भी नहीं। और अगर सामान नहीं बनेगा तो हम लोग का इकॉनमी का सिस्टम नहीं चलने वाला है। मतलब अगर डिमांड और एक वर्ड है सप्लाई, बिना डिमांड और सप्लाई के इकोनॉमिक्स नहीं चलेगा। तो ये चैप्टर हम लोग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का SAQ, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा जिसका SAQ है। SAQ का मतलब होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मतलब 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। क्लियर? तो हम इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझ गए। इस चैप्टर से हम लोग के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ये भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर को। ये डिमांड, मतलब मैं बार बार जो ये डिमांड बोल रही हूँ, आखिर में इस डिमांड का मतलब क्या होता है। सपोज़ आपकी बड़ी इच्छा हो रही है कि आपके पास एक बाइक हो। क्या हो रही है? आपकी बड़ी इच्छा हो रही है कि आपके पास एक बाइक हो। तो क्या आप दुकानदार के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया मुझे वो बाइक दे दीजिए, मुझे बहुत इच्छा हो रही है कि मेरे पास बाइक हो। तो क्या वो दुकानदार आपको बाइक दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो दुकानदार बोलेगा बाइक ले जाइए, लेकिन उसके बदले में क्या, हम लोग को पैसा दे दीजिए, है ना। कोई भी चीज़ हम लोग कुछ भी खरीदते हैं, खरीदना का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे देते हैं, बदले में हम लोग को वो सामान मिलती है। तो आपकी इच्छा हो रही है कि आपके पास एक बाइक हो, लेकिन उस बाइक को खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये क्या होगा, ये आपकी इच्छा रह जाएगी, ना कि डिमांड कहलाएगी। ये आपकी सिर्फ इच्छा होगी कि आपके पास एक बाइक हो, लेकिन जब तक आप उस बाइक को खरीदेंगे नहीं, मतलब पैसा नहीं देंगे उस बाइक के बदले में, तब तक ये आपका डिमांड नहीं होगा। क्लियर? सपोज आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, गोलू मोलू सा आपका एक फ्रेंड है। उसको भी बड़ी इच्छा है कि उसके पास भी एक बाइक हो। उसकी भी एक इच्छा है कि उसके पास भी बाइक हो, प्लस उसके पास बाइक खरीदने का पैसा भी है। तो आपका एक फ्रेंड है, उसका इच्छा है कि उसके पास बाइक हो, उसकी इच्छा भी है कि उसके पास बाइक हो, प्लस उस बाइक को खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी है। सपोज़ वो 1.5 लाख रुपया लेकर दुकान गया और बोला कि भैया मुझे वो बाइक चाहिए, बदले में मैं पैसा दूंगा। जैसे ही वो गया दुकान की, तो वो शोरूम में ही मिलता है बाइक, तो शोरूम गया, शोरूम जाके बोला कि मुझे वो बाइक चाहिए। ठीक है, तो वो बाइक जो दुकानदार है वो बोला इसकी प्राइस तो
2.5 लाख रुपीज़ है। क्या है, इसका प्राइस 2.5 लाख हो गया है। लेकिन आपका फ्रेंड क्या है, आपका फ्रेंड 1.5 लाख रुपया लेके गया, उसके पास पैसा ऑलरेडी है, मतलब 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा उसके पास पैसा है, लेकिन वो दुकान से 1.5 लाख रुपया ही लेके गया। मतलब आपके जो फ्रेंड है उसके पास पैसा है बहुत, उसकी इच्छा भी है कि उसके पास बाइक हो, लेकिन जब वो पैसा लेके गया दुकानदार बोला कि नहीं, इसका प्राइस बढ़ के क्या हो गया, 2.5 लाख रुपया हो गया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका फ्रेंड का मन यहाँ पे चेंज हो गया। क्या हो गया कि उसकी इच्छा थी बाइक खरीदने की, उसके पास पैसा भी था बाइक खरीदने की, लेकिन जब वो दुकान गया तो बाइक का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। इस बढ़ते हुए दाम के कारण उसका इच्छा चेंज हो गया। अब वो बोल रहे कि नहीं, हम ये बाइक नहीं लेंगे। तो क्या उसका ये डिमांड हुआ? सिंपल सा भाषा में बोला जाए तो डिमांड उसको कहते हैं कि आप खरीदने की इच्छा भी रखते हैं, प्लस आपको खरीदने के लिए पैसा की ज़रूरत है, तो वो पैसा भी आपके पास है, प्लस अगर वो सामान का प्राइस जितना भी बढ़ जाए, लेकिन उस सामान को आप खरीद रहे हैं पैसा देकर, चाहे उस सामान का दाम कितना भी हो, तो वो आपका डिमांड कहलाता है। डिमांड क्या होता है? किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा होना, प्लस उस इच्छा के साथ साथ पैसा होना, प्लस अगर कोई एक टाइम में अगर उस सामान का प्राइस बढ़ भी जाता है फिर भी आप उस सामान को खरीदते हैं, तो ये आपका डिमांड कहलाता है। क्लियर? ये हो गई डिमांड। अब डिमांड, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड को परिभाषित करिए। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि किसी भी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे निश्चित समय में उपभोक्ता, मतलब जो उपयोग कर रहा है उपभोक्ता, विभिन्न कीमतों पर, मतलब प्राइस चेंज भी हो जाए तब भी खरीदने की इच्छा प्लस क्षमता रखता हो, वो हम लोग का कहलाता है डिमांड। डिमांड क्या है? किसी वस्तु की डिमांड उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपयोग करने वाला विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है, उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। तो डिमांड क्या है? विलिंग टू बाय, मतलब खरीदने की इच्छा, प्लस एबिलिटी टू पे, मतलब खर्च करने की क्षमता, प्लस विलिंग टू स्पेंड, मतलब कोई भी कीमत हो, मतलब किसी भी वस्तु का अगर दाम बढ़ जाए फिर भी वो खरीदने की इच्छा रखता है, तो वो हम लोग का कहलाता है डिमांड। सो व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या है? अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में उपभोक्ता, मतलब उपयोग करने वाला, विभिन्न कीमतों पर खरीदने की इच्छा और क्षमता रखता है। ये हम लोग का कहलाता है डिमांड। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज़ डिमांड। क्लियर? ये जो डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन के बाद अगर आप लोग इस पॉइंट को वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स दिए जाने का चांसेस रहेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है, मतलब जो एक फॉर्मूला की तरह लिखा गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? सो हम लोग समझ लिए कि डिमांड क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि डिमांड्स के फैक्टर्स यानी कारक कौन कौन से हैं, मतलब रियल में डिमांड काम कैसे करता है, डिमांड, किसी भी वस्तु का डिमांड कैसे होता है, रियल में इसका काम कैसे करता है, मतलब डिमांड का काम किस तरह से होता है, हम लोग इसके फैक्टर्स को समझते हैं। ठीक है? सो अब हम लोग समझते हैं कि इसके
फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इसके ऐसे दिया जाए तो आपके बुक में बहुत सारे फैक्टर्स दिया गया है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट फैक्टर ये है, हम लोग का फर्स्ट फैक्टर है वस्तु का मूल्य, मतलब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, उसका डिमांड घट जाएगा। मतलब किसी वस्तु की प्राइस में अगर वृद्धि हो रही है तो उसकी डिमांड में कमी आती है। अगर किसी वस्तु का प्राइस घट रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बोला जाता है कि मतलब इसके एक फैक्टर है। जैसे सपोज प्याज, सपोज आप मार्केट गए, ठीक है। पहले प्याज 1 किलो का दाम था 25 रुपये, ठीक है। क्या था प्राइस, 25 रुपये था। अब उसका प्राइस बढ़कर 50 रुपये 1 केजी हो गया है। क्या हुआ यहाँ पे, पहले प्याज का दाम 1 किलो 25 रुपये था, अभी प्राइस हो गया है 25 रुपये से बढ़कर 1 किलो प्याज का दाम 50 रुपया हो गया। तो यहाँ का मतलब क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले जब प्याज हम लोग 25 रुपया में 1 किलो खरीदते थे तब हम लोग मार्केट जाके ज़्यादा उसका डिमांड करते थे, लेकिन जैसे ही प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर। तो ये होता है हम लोग का वस्तु का मूल्य। फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अगर किसी सामान का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। जैसे प्याज का दाम कम था तो हम लोग उसे ज़्यादा डिमांड करते थे, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे प्राइस अगर कम था तो हम लोग ज़्यादा डिमांड करते थे, अगर प्राइस बढ़ गया तो हम लोग उसका कम डिमांड करेंगे। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकंड है हम लोग का प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसे हिंदी में संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन कहा जाता है। संबंधित वस्तु ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो रिलेटेड कमोडिटीज़ होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, और सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे हिंदी में पूरक वस्तुएं या समपूरक वस्तुएं कहते हैं। मतलब जो हम लोग का सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जो रिलेटेड कमोडिटी होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है, जैसे मतलब कोई भी 2 वस्तु, जैसे सपोज समझ लीजिए चाय है और एक जगह क्या है हम लोग का, कॉफ़ी है, ठीक है। चाय का दाम है हम लोग का 10 रुपये, कॉफ़ी का दाम भी हम लोग का क्या है 10 रुपये। जो चाय का दाम है 10 रुपये उसे 100 लोग खरीदते हैं, और जो कॉफ़ी है उसे भी 100 लोग पीते हैं। तो जब चाय का दाम 10 रुपये था तो उसे 100 लोग पीते थे, लेकिन जब चाय का दाम बढ़कर 20 रुपये हो गया तो उसे पीने वाले क्या कम हो गए। मतलब जैसे प्राइस बढ़ा क्या हो रहा है, डिमांड कम हो जा रही है। तो इससे क्या इस वस्तु पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। जी हाँ, जैसे ही अगर चाय का दाम 10 रुपये था तो उसे 100 लोग पीते थे, तो सेम अगर चाय का दाम अगर बढ़ जाए तो उसे 50 लोग कम करेंगे। मतलब जिसको चाय पीने वो लोग तो चाय पियेंगे ही, लेकिन जो यहाँ के और 50 लोग हैं वो किधर चले जाएंगे, वो इधर आके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कम दाम में कॉफ़ी मिल जा रहा है, इसलिए वे लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं,
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रभाव के दृष्टिकोण में एक समान होती है, मतलब दोनों का काम क्या है, एक ही है, लिक्विड ही है। ठीक है, मतलब इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से समान होती है। ऐसे गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। इसमें अगर टी का प्राइस, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग चाय को पीना कम कर देते हैं और चाय के बदले में किसको पीते हैं, कॉफ़ी को ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। अतः किसी एक विकल्प का वस्तु में प्राइस में चेंज होने पर, मतलब अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से कोई भी एक पीते होंगे, दोनों तो नहीं ना, अगर ये दोनों में से किसी भी एक वस्तु का, किसी भी एक चीज़ का अगर दाम बढ़ जाता है तो उसका इफ़ेक्ट ना ही उस वस्तु पे पड़ता है बल्कि उसके जो दूसरा ऑप्शन है उसमें भी प्रभाव देखने को मिलता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें चेंज हो रहा है वो डिमांड पर भी होता है। मतलब अगर एक वस्तु में जो चेंज हो रहा है उसका असर कहाँ मिलता है, उसका असर हम लोग को दूसरे में भी देखने को मिलता है। ये हम लोग का कहलाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसे कहते हैं जैसे सपोज कार एंड पेट्रोल, कार प्लस पेट्रोल। मतलब अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, कार को कम यूज़ करेंगे, मतलब कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बिना पेट्रोल के काम नहीं चलने वाला है कार का, है ना। मतलब ये क्या है, एक दोनों के पूरक है, मतलब डिपेंड है। पेट्रोल बिना कार का नहीं होता है, कार के बिना पेट्रोल नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग के पास कार है, सपोज़ 1.5-2 करोड़ की हम लोग के पास कार है, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो क्या कार चलेगी, नहीं। तो यहाँ पे वही बोला जाता है कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे से पूरक होती है, मतलब रिलेशन होता है इन दोनों का, जैसे कार और पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल का प्राइस क्या घट जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। समझे, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्या क्या थे हम लोग के फैक्टर्स, फैक्टर पहले 1 था जो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब अगर किसी भी गुड, किसी भी सामान का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है, अगर डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम होता है, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। सेकेंड फैक्टर क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी 2 प्रकार के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब कोई 2 वस्तुएं होती हैं, अगर एक वस्तु में अगर कोई चेंज होता है तो उसका प्रभाव दूसरे वस्तु में भी देखने को मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं, ठीक है, ये हम लोग का कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड फैक्टर को। थर्ड है हम लोग का इनकम, जिसे हिंदी में आय कहते हैं। क्या बोलते हैं, आय। अब ये इनकम, किसी भी पर्सन का इनकम डिमांड पे कैसे असर कर सकता है, किसी भी पर्सन का इनकम डिमांड पे कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर सपोज़ एक पर्सन है, ठीक है, उसका इनकम है 10,000 रुपये पर मंथ, और एक पर्सन है जिसका इनकम है 50,000 रुपये पर मंथ, तो वो मार्केट जाएगा और क्या करेगा, जस्ट नॉर्मल चावल क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जो हम लोग बोलते हैं मसूरी चावल, ये सब कुछ वो खरीदेगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है 50,000 रुपये जिसका इनकम है, वो जाएगा मार्केट में, जाके क्या खरीदेगा, बासमती चावल खरीदेगा। क्या खरीदेगा, बासमती चावल खरीदेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर किसी पर्सन का इनकम कम है तो उसी इनकम के अनुसार वो क्या करेगा, अपना डिमांड करेगा। अगर किसी पर्सन का इनकम ज़्यादा है तो वो अपने अनुसार उस सामान का डिमांड करेगा, ठीक है। लेकिन इसी सामान जो होता है, जैसे सुपीरियर गुड्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। सुपीरियर गुड्स किसे कहते हैं, जो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है और जिसका प्राइस ज़्यादा होता है, वो हो जाता है सुपीरियर गुड्स। जैसे ये,
इसका इनकम क्या है 50,000 रुपये, तो ये सुपीरियर गुड्स खरीदेगा। और इसका इनकम क्या है 10,000 रुपये, तो ये इन्फेरियर गुड्स खरीदेगा। मतलब इन्फेरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स वो सामान जिसका दाम थोड़ा कम हो, मतलब प्राइस कम हो। और सुपीरियर गुड्स क्या होता है, जिसका प्राइस ज़्यादा हो और इसका क्वालिटी भी अच्छा हो। तो जब ये इसका इनकम 10,000 रुपये है तो ये चावल खरीदेगा। लेकिन अगर इसका इनकम बढ़कर 1,00,000 रुपये हो गया तो ये क्या खरीदेगा, ये भी अब सुपीरियर गुड्स की ओर जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये इन्फीरियर गुड्स का डिमांड अब कम हो जाएगा और सुपीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के इनकम का प्रभाव भी वस्तु के डिमांड पर पड़ता है। बाजार में 2 प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स जिसका क्वालिटी भी अच्छा होता है और जो ज़्यादा दाम में मिलता है, इन्फीरियर गुड्स जो कम दाम का मिलता है, जैसे मसूरी चावल हो गया, बाजरा हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ जाती है, अगर किसी इंसान का अगर इनकम बढ़ जाता है तो वो इन्फीरियर गुड्स की जगह सुपीरियर गुड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर लेता है। मतलब अगर इनकम बढ़ गई तो मैं लो क्वालिटी का चावल क्यों खाऊंगा, मैं भी हाई क्वालिटी का ही चावल खाऊंगा, मैं भी बासमती राइस खाऊंगा। तो क्या होगा, ये सुपीरियर गुड्स का यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा है। तो ये इनकम का इफ़ेक्ट भी किसी ना किसी तरह से मार्केट के डिमांड पे पड़ता है। सो आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं हम लोग के नेक्स्ट फैक्टर, चौथा नंबर पे। तो हम लोग का 4th क्या है, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब कंज्यूमर मतलब जो उपयोग करता है कोई भी सामान का, तो उपभोक्ताओं की रुचि एवं पसंदगी। अगर बोला जाए तो हर व्यक्ति की अपने एक पसंद होती है जो उसके पर्सनालिटी को दिखाता है, और कुछ ऐसी भी पसंद होती है जो दूसरे को प्रभावित होती है, और इसी के चलते किसी खास वस्तु की डिमांड में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए पहले कैसा नॉर्मल जीन्स यूज़ किया जाता था। ठीक है, पहले क्या करते थे हम लोग, जीन्स यूज़ करते थे, नॉर्मल जीन्स जो सब लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट में टॉर्न जीन्स आई, टॉर्न जीन्स मतलब वही जो फटा हुआ जीन्स जिसे आजकल लोग ज़्यादा पहनते हैं, लड़के लड़कियाँ सब लोग पहनते हैं ज़्यादा, वही जैसे ही मार्केट में जैसे ही सब लोग देखे कि नहीं ये जीन्स बहुत अच्छी लग रही है, फटा हुआ जीन्स अच्छा लग रहा है, टॉर्न जीन्स है। ठीक है, जैसे ही ये फैशन में आ गया, जैसे ही लोग इसे पसंद करने लगे तो क्या हो गया, इसका डिमांड बढ़ गया और इसका डिमांड कम हो गया। मार्केट में सब लोग जाकर अभी भी टॉर्न जीन्स ही ज़्यादा खरीदते हैं, ना कि नॉर्मल जीन्स, है ना। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बोला जाता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है जो उसके पर्सनैलिटी को दिखाता है, और कुछ ऐसी भी पसंद होती है जो दूसरे से प्रभावित होती है, और इसी के चलते किसी जो खास वस्तु होता है उसके डिमांड में चेंज देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्न जीन्स हो गया, इसका इस्तेमाल अभी बढ़ गया है, इसका इस्तेमाल अभी क्या हो गया, बढ़ गया है, तो नॉर्मल जीन्स का यूज़ क्या हो गया, कम हो गया है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी का इंटरेस्ट, फैशन, ये सब भी डिमांड का फैक्टर हो जाता है, मतलब डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो ये क्लियर हो चुकी है। अब इसका 5th टॉपिक होता है हम लोग का जो फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग सोचते हैं, अनुमान लगा देते हैं कि फ्यूचर में इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशा। कि कभी कभी जैसे हम लोग को खबर मिल जाती है कि सोना का प्राइस अभी 60,000 रुपये है, सोना का प्राइस कितने हैं अभी 60,000 रुपये है, और हम लोग सोच लेते हैं कि अगर फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, फ्यूचर में इसका दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग को किसी तरह से खबर मिल जाती है, ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि सोना का दाम क्या होगा, फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका दाम उतना ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी जाके इसका डिमांड बढ़ा देंगे। फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, इस डर से हम लोग क्या करेंगे, अभी
जो सोना है उसको जाके उसका डिमांड बढ़ा देंगे। मतलब कभी कभी हम फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम अभी उसका डिमांड को बढ़ा देते हैं, जबकि उसका प्राइस वैसा का वैसे ही है, लेकिन उसका डिमांड को हम बढ़ा देते हैं। और अगर हमें लगता है किसी वस्तु का प्राइस फ्यूचर में घट जाएगा, तो हम उसका डिमांड कम कर देते हैं। जैसे सपोज़ टमाटर आज 1 किलो 50 रुपये है, अगर हम लोग को लगेगा नहीं कल टमाटर का दाम क्या होगा, 1 किलो का दाम घट जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एक दिन वेट कर लेंगे कि आज हम लोग टमाटर नहीं खरीदेंगे, बल्कि कल जाकर क्या करेंगे 30 रुपये में इसको खरीद लेंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मैं फिर एक बार बता दे रही हूँ, कभी कभी फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम उसका डिमांड ही अभी बढ़ा देते हैं। और अगर हमें लगता है कि अगर नहीं फ्यूचर में इसका प्राइस कम होने वाला है, तो हम लोग का उसका डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हम लोग का 6th नंबर टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या। पॉपुलेशन भी किसी ना किसी तरह से डिमांड को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, सपोज़ अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे बोला जाए तो चाइना एक ऐसा कंट्री पूरे दुनिया में जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी इंडिया भी पॉपुलेशन अभी मतलब बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है ना, इंडिया का पॉपुलेशन भी अभी लगभग चाइना के बराबर हो चुका है, और अगर कुछ साल देखा जाए तो हम लोग चाइना को भी शायद क्रॉस कर देंगे, इतना हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन डिमांड पर किस तरह से अफेक्ट करता है, किसी देश की जनसंख्या भी वहाँ की किसी वस्तु को डिमांड को प्रभावित करती है। अगर किसी वस्तु मतलब अगर किसी देश की जनसंख्या अगर बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या होगा, उसकी ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी। अगर लोग हैं, इसका मतलब क्या, लोगों को भूख भी लगेगा, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका सामानों के प्रति क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है। मतलब पॉपुलेशन भी किसी ना किसी तरह से डिमांड को अफेक्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट हम लोग का फैक्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं धन का वितरण। धन का वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है, सपोज़ एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सपोज़ एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में सभी लोगों का इनकम क्या है, बराबर है। सभी लोगों को मंथली 10,000 रुपये करके इनकम मिलती है। उन लोग का मंथली इनकम क्या है, 10,000 रुपये है। तो वो सब लोग क्या करेंगे, जितना उन लोग का इनकम है, सब लोग का इनकम बराबर है, तो इनकम बराबर होने की वजह से वे सब लोग हैप्पी हैं, और उसी इनकम के अंतर्गत जितने भी सारे उन लोग के नीड्स एंड वांट्स हैं, जिन लोग के जो इच्छा है, वो सब कुछ पूरा करेंगे, मतलब वो लोग हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर समझिए कहीं पे ऐसा होता है कि किसी पर्सन का इनकम है 20,000 रुपये, ठीक है, किसी पर्सन का इनकम है 5,000 रुपये, तो ये क्या होगा, ये तो जाके अपना ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पूरा करेगा, लेकिन जो 5,000 रुपये वाला इनकम का पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मुझे ये सब कुछ चाहिए बोलकर। तो देश में अगर सभी व्यक्तियों का इनकम अगर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, अच्छी हो, तो हर वस्तु की मांग भी अधिक होगी, और अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो धन अच्छा से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब कम होगा, तो डिमांड भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ डिमांड ज़्यादा हो रहा है, यहाँ डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सभी लोग का इनकम बराबर है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब लोग का डिमांड भी एक जैसा रहेगा। तो ये होंगे हम लोग का फैक्टर्स। क्लियर। तो हम लोगों ने डिमांड क्या है समझ लिए हैं, उससे रिलेटेड कितने उसके मतलब डिमांड को किस तरह से अफेक्ट किया जाता है, वे सारे फैक्टर्स को अब हम लोग समझ लिए हैं। हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन, मतलब फलन की अवधारणाएं। तो अब हम लोग समझेंगे डिमांड का फलन कैसा होता है। मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन, मतलब मांग फलन,
अब ये मांग फलन क्या होता है? मांग के कारकों मतलब मांग के जितने भी सारे फैक्टर्स हैं एवं वस्तुओं तथा सेवाओं का मतलब होता है सर्विसेज के संबंध को एक समीकरण द्वारा बताया जाता है। मतलब मैं जो बताई थी ना, एक डायग्राम से बताया जाता है। इस तरह का डायग्राम होता है, यहाँ पे प्राइस लिखा जाता है, यहाँ पे डिमांड लिखा जाता है, फिर उसमें कर्व रिलेशनशिप हम लोग बनाते हैं। तो जो डायग्राम से बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मांग फंक्शन। क्या है? मांग के कारकों, मांग के फैक्टर्स एवं वस्तुओं तथा सर्विसेज के संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसे हम लोग मांग फलन कहते हैं। अब इस समीकरण को किस तरह से दिखाया जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। इस समीकरण को दिखाने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है डिमांड शेड्यूल की। क्या है? डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है? आप लोग ना क्लास 10th में भी पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक नाम का। मैथ्स में आप लोग का एक चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। उस स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि एक में प्राइस दिया जाता है, एक में यूज़ करने वाले इंसानों का मतलब पर्सन्स का नंबर दिया जाता है कि इसी इतना प्राइस है तो इसको इतना जन यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से डिमांड शेड्यूल होता है। डिमांड शेड्यूल क्या है? ये एक स्टैटिस्टिक सारणी है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या बाजार की अलग अलग प्राइस पर उपस्थित मांग के संबंध को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। अब डिमांड शेड्यूल में ही एक और चीज़ आता है, हम लोग जिसे अब अप्लाइड पार्ट बोलते हैं फंक्शन का, डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व क्या है? बिना डिमांड शेड्यूल के डिमांड कर्व नहीं बनता है। और ये जो डिमांड शेड्यूल है, डिमांड कर्व, ये सब कुछ किस में आता है? डिमांड फंक्शन में आता है। मतलब डिमांड फंक्शन क्या है? ये एक सारणी मतलब एक समीकरण में दिखाया जाता है, ठीक है। और ये अच्छा, ये डिमांड जो फंक्शन है इसका एक फॉर्मूला होता है। इसके फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला है dx इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई पी वाई डी एट्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स। ये सब क्या है? फैक्टर्स है। कैसे ये सब कुछ फैक्टर्स है? ये क्या है पहले हम लोग समझ। ये होता है डिमांड फंक्शन, मतलब डिमांड का जो फैक्टर होता है ये। और ये तो एफ आप लोग को पता ही है, ये फंक्शन का सिंबल होता है। अब ये पी एक्स क्या होता है? पी एक्स का मतलब होता है जो हम लोग का फर्स्ट फैक्टर था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड हम लोग का पी आर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, जिसके दो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये उसका सिंबल है, मतलब सेकेंड फैक्टर। और थर्ड है हम लोग का इनकम, ये इनकम है। और ये हम लोग का फोर्थ है, और ये हम लोग का फोर्थ फैक्टर है जो हम लोग पढ़े थे, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और फिफ्थ नंबर है हम लोगों का एक्सपेक्टेशन। और जो सिक्स्थ है हम लोग का है पॉपुलेशन, मतलब जो सिक्स नंबर है, सॉरी। और जो हम लोग का लास्ट 7 नंबर हम लोग पढ़े थे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब जितने भी सारे हम लोग फैक्टर्स को पढ़े हैं, उन फैक्टर्स को अगर फंक्शन में एक समीकरण के रूप में अगर आप लोग को लिखना दिया जाए, मतलब आप लोग को बोल दिया जाए कि आप लोग के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि डिमांड फंक्शन को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें, तो आप लोग इसे लिखेंगे dx इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर वाई टी ई पी वाई डी एट्सेट्रा। ये आप लोग का हो गया समीकरण। जो ये समीकरण होता है, ये समीकरण डिमांड शेड्यूल में यूज़ होता है। और डिमांड शेड्यूल कैसे होता है? डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल यह स्टैटिस्टिक सारणी जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या बाजार अलग अलग प्राइस पर उपस्थित मांग के संबंध को प्रस्तुत किया जाता है, उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और डिमांड शेड्यूल जिसमें सिर्फ शेड्यूल होता है, जबकि इसका मेन यूज़ कर्व में होता है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व वो ग्राफ दिखाता है जिसमें किसी वस्तु या सर्विस की मांग कैसे इसकी प्राइस में बदलाव के साथ बदलती है। ये डिमांड शेड्यूल की सहायता से ही बनाई जाती है। मतलब बिना शेड्यूल के हम लोग का कर्व नहीं बन सकता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं एक बार कि कैसे शेड्यूल से हम लोग कर्व बना सकते हैं। ये आपका डिमांड शेड्यूल है, मतलब एक तरफ प्राइस दे दिया गया है, एक तरफ डिमांड दे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं हम लोग का कर्व, ठीक है। आपको पता ही है कैसे बनेगा। ऊपर में क्या लिखेंगे, y, यहाँ पे x, यहाँ पे o, ये तो पता ही है। इधर जो भी होगा इधर हम लोग प्राइस लिखेंगे और इधर हम लोग का डिमांड लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या था, यहाँ पे जो 1 रुपये था, सपोज़ किसी वस्तु का दाम 1 रुपये है और इसको ख़रीदने वाले कितने हैं, 6 पर्सन्स हैं, ठीक है। अब इसका दाम बढ़कर 2 रुपये हो गए। अब इसको ख़रीदने वाले क्या हो गए, अब इसको ख़रीदने वाले कम हो गए, मतलब 5 जन हो गए। सपोज़ इसका दाम बढ़कर 3 रुपया हो गया। अब इसको ख़रीदने वाले कितने हो गए, 4 हो गए। सपोज़ इसका दाम बढ़कर 4 रुपये हो गया। अब इसके ख़रीदने वाले कितने हो गए, 2 पर्सन हो गए। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डिमांड भी चेंज हो रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या, डिमांड घट रहा है। ये हम लोग का क्या बताता है कि डिमांड और प्राइस में हम लोग का इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स मतलब उल्टा है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड घटता है। ये जो ऊपर से नीचे हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब क्या हो रहा है, ये नीचे स्लोप जा रहा है ना। डिमांड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ये जो स्लोप है हम लोग का, ये डिमांड का स्लोप है। तो ये जो कर्व है इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। यही अलग अलग फैक्टर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। समझ में आई? तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं। इसका जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब जितने भी सब कुछ हम लोग के इस चैप्टर में बचे हुए हैं वह सब कुछ हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैं जितने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती थी, आई थिंक मैं पूरा कोशिश की हूँ समझाने की। अगर किसी में भी आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हम लोग को ज़रूर पूछिएगा, तो जितना हो सके उतना जल्दी मैं रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।